ध्वनि अपने अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है? इस पीरियड समाप्त हो गया। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने दस्तखत की आवाज सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आप लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके समीप खिलाड़ी है कोई खिलाड़ी समीप उसके है? ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनते हैं। चित्र 13.1 ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरे की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। ये हारमोनियम, तबला, सितारा, बांसुरी कुछ वाद्य यंत्र चित्र में दिखाए गए। ध्वनि कम उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो, छू कर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो उसे पुनः छू कर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? क्रियाकलाप 13.1 धातु की एक प्लेट अथवा एक कड़ाही लीजिए। इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को न छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए। चित्र 13.2 क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली से छूकर देखिए, क्या आप कंपनों का अनुभव करते हैं? ये लटकी हुई कढ़ाई और इस पर बजाता हुआ एक उथली कढ़ाई पर चोट मारते हुए प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छूकर देखिए, क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? कंपनों का अनुभव। रबड़ की एक छल्ला लीजिए। इसे चित्र 13.3 में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तनित रबड़ के बीच में 2 पेंसिलें लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? चित्र 13.3 रबड़ के छल्ले को कर्षित प्लग करना। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन करते हैं। जब कसकर तनित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित प्लग करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। क्रियाकलाप 13.3 धातु की एक थाली लीजिए। इसमें कुछ जल डालिए। एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए। चित्र 13.4 क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए और तब इसे छूकर देखिए, क्या आप थाली का कंपित होता अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए। जल की सतह को देखिए, क्या आप वहां पर कोई तरह हैं? अब थाली को पकड़िए। आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? ये वस्तु में पानी, थाली में पानी, कंपित थाली जल में तरंग उत्पन्न करती है। चित्र 13.4 में दिखाया गया। इस प्रकार हमने देखा कि कंपनियां वस्तुओं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। चित्र 13.7 नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और उसमें एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए। इसे
आप किस मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। चित्र 13.5 इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपनयाम भाग को पहचानिए। ये नारियल का खोखला गोला या मिट्टी के बर्तन और ऊपर से तनी हुई एक तार। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपनयाम भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी 13.1 में दिए गए हैं। शेष सारणी को पूरा कीजिए। शेष सारणी को पूरा करने के लिए आपको दिया गया है सारणी 13.1 वाद्य यंत्र तथा उनके कंपनयाम भाग, क्रम संख्या, वाद्य यंत्र, ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनमान भाग। बीड़ा तनित डोरी या तार होता है। तबले में तनित झिल्ली होती है। 3, 4, 5, 6 और भर सकते हैं आप। संभवतः अपने मंजीरा, झांझ, घटम तथा नूट, मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। चित्र 13.6 क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं। आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। ये घटम, मंजीरा कुछ अन्य वाद्य यंत्र हैं। घटम और मंजीरा आप साधारणतः गाँव में, शहरों में कहीं भी देखे होंगे। क्रियाकलाप 13.5 धातु के 6 से 8 कटोरों या गिलास लीजिए। इनमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीमे से एक के बाद एक करके आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। यह आपका जल तरंग है। चित्र 13.7 में दिखाया गया है। थोड़े थोड़े गिलास बढ़ते हुए जल तरंग उत्पन्न कर सकती हैं। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितारे के तार को कर्षित करते हैं तो हम केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इस प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज सुनते हैं। हम जब बोलते हैं तो हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है। मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरों की तरह गुंजन कीजिए। चित्र अनुसार 13.7 अपने हाथों को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है। मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ लैरिंक्स द्वारा उत्पन्न होती हैं। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक्य यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक्य यंत्र इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। चित्र 13.8 में दिखाया गया मानव के वाक्य यंत्र। चित्र 13.8 में दिखाया गया जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक्य तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक्य तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक्य तंतु तने हुए और पतले होते हैं, जब वाक्य ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणवत्ता उस वाक्य ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक्य तंतु ढीले और मोटे होते हैं, आइए देखें कि वाक्य तंतु किस प्रकार कार्य करता है। क्रियाकलाप 13.6 समान साइज की रबड़ की दो पट्टियां लीजिए। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कस कर तानिए। अब इनके बीच के अंतराल दरार में हवा फूंकिए। चित्र 13.9 जब तनित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिल्ली बनी हो की सहायता से भी आप इस पर क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी उंगलियों के बीच चित्र 13.9 बी की भांति पकड़िए। अब झिल्ली के बीच से हवा फूंकिए और ध्वनि सुनिए। अपने वाक्य तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ए बी वाक्य तंतुओं की कार्यविधि दिखाई गई है। पुरुषों के वाक्य तंतु इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों के वाक्य तंतु बहुत छोटी होती हैं। यही कारण है कि पुरुषों और महिलाओं तथा बच्चों की वाक्य ध्वनियों भिन्न भिन्न होती हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब
आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है? क्रियाकलाप 13.7 धातु अथवा कांच की एक गिलास लीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो, जिसमें एक सेल फोन रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में न रखा जाए। अपने किसी मित्र से इसे सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटा कर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटा कर रखिए। चित्र 13.10 के अनुसार आपको दिया गया है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अपने मित्र से फिर से टेलीफोन करने के लिए एक संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज को सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए। क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने से कोई संबंध है? वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण यह है कि ध्वनि का संचरण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। क्या ध्वनि तरंगों में संचरित होती है? आइए ज्ञात करें। क्रियाकलाप 13.8 एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए। इसे स्वच्छ जल से भरिए एवं हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवार को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर चित्र 13.11 ध्वनि में जल संचरित होते हुए दिखाया गया। सावधानी पूर्वक रखिए कि चित्र 13.11 सतर्क रहें। जल आपके कानों में प्रवेश न करे। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रव में हो सकता है? ओह, तो व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान पाते होंगे। आइए ज्ञात करें कि क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है। क्रियाकलाप 13.10 का 1 मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कानों से सटा कर रखिए। अपने मित्रों से स्केल के दूसरे सिरे को ध्वनि से खरोचने या खटखटाने को कहिए। चित्र 13.12 ध्वनि मीटर स्केल में गमन करती हुई। क्या आप खरोचने की ध्वनि सुन पाते हैं? आपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए कि क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पाए हैं। आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोचने के लिए कह कर भी उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्रियाकलाप 13.3 ध्वनि ठोस पदार्थों में संचरण कर सकती है। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौने टेलीफोन को याद कीजिए। चित्र 13.14 क्या आप यह कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन करती है? ये डोरी हो गई और डोरियों से खिलौने टेलीफोन। अब तक हमने सीखा कि कंपनियां वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती हैं। यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। ध्वनि को हम सुनते कैसे? ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति की फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नालिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है। इसे कर्णपटल ईयरडम कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए एक कर्णपट्टा ईयरडम क्या कार्य करता है, आइए टीन के डिब्बे का एक कर्णपट्टा बनाएं। क्रियाकलाप 13.10 एक प्लास्टिक अथवा टीन का डिब्बा लीजिए। इसके दोनों सिरे काटिए। डिब्बे के एक सिरे पर रबड़ के गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबड़
के छल्ले से कस दीजिए। तनित रबड़ के ऊपर सूखे अन्न या थर्माकोल के 4 या 5 दाने रखिए। अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्र हुर्र बोलने के लिए कहिए। चित्र 13.14 देखिए कि अन्न के दाने का क्या होता है। अन्न के दाने ऊपर और नीचे क्यों उछलते हैं? ये ऊपर अन्न के दाने उछलते हुए कण पटह के कार्य को समझाना चित्र 13.15 में दिखाया गया है। कण पटह एक तनित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कण पटह को कंपित करते हैं। चित्र 13.16 कण पटह कंपनों को आंतर कण इनर ईयर तक भेजते हैं। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। ये ध्वनि आती हुई और ध्वनि का अंतर्भाग आंतरिक कण दिखाए गए। कण पटह मानव कान कण दिखाए गए हैं। हम अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कण पटह को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत Hz है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न करने वाले वस्तु को देखे बगैर भी आप उनके सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हों। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? प्रबलता तथा तारतत्व क्रियाकलाप 13.11 एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए। जोर से आघात करने के बाद चित्र 13.17 थर्माकोल की गेंदें कंपनयाम गिलास को स्पर्श करते हुए तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्माकोल की एक छोटी सी गेंद तक लटकाइए। चित्र 13.17 गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि भी मंद होती है। अब गिलास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना कीजिए। किसी स्थिति में आयाम अधिक है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती। उदाहरण के लिए यदि आयाम 2 गुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुना में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल डीबी में मात्रक में व्यक्त करते हैं। निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों से आने वाले ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है। सामान्य शोषण 10 डेसिबल की होती है। मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल होती है। सामान्यतः बातचीत वार्तालाप 60 डेसिबल की होती है। व्यस्त यातायात 70 डेसिबल की होती है। औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल की होती है। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए। क्या इनमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हों, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखें ये किस प्रकार भिन्न है। मैं चकित हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित
करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि में तारतम्य कम है। चित्र में दिखाए गए हैं ध्वनि के तारतम्य। आवृत्ति ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करती है। आवृत्ति ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसीलिए यह कम तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसीलिए अधिक तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न होती है। चित्र 13.18 पंछी उच्च तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर का दहाड़ का तारतम्य मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पंछी की ध्वनि दुर्बल होती है। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ सुनते हैं। क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपन या वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपन या वस्तुओं की ध्वनि सुन सकते हैं? तथा यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान द्वारा सूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 के हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा सूचित नहीं। कुछ जंतुएं 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि की आवृत्ति ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्ते में यह क्षमता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाले सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते। जाने माने पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सक के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं 20 होती है। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास रेंज लगभग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। शोर तथा संगीत। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुँचाती है? कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं? क्या आपको बसों तथा ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं? इसी प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलें तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनि का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तारों द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगी? ध्वनि प्रदूषण आप क्या प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं? वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इस प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछनीय ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोत की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोटन जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। घरों में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज में चलाई गए टेलीविजन तथा ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, एप्लियंस, कूलर्स, वातानुकूलन सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व हैं। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं? क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति को सुनने की क्षमता अस्थायी तथा अस्थायी रूप से कम हो जाती है।
ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रोकथामक युक्तियां, साइलेंसर लगानी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों के क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाना चाहिए जिससे कि ध्वनि आवास तक न पहुंच पाए। श्रवण क्षति, पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि विरल ही होती है, प्रायः जन्म से होती है। आंशिक असंगता, डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा, संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक्य शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसीलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक्य शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिकी प्रौद्योगिकी युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। प्रमुख शब्द आयाम, कण, पट, आवृत्ति, हर्ट्ज, कंठ, प्रबलता, शोर, दोलन, तारत्व, आवर्तकाल, कंपन, वाक्य यंत्र, श्वसन नली। आपने क्या सीखा? ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक्य तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम, गैस, द्रव या ठोस में संचरित होती है। यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। कण पटल ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं। यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। हर्ट्ज आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है, ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं। अत्यधिक या अवांछनीय ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न 10 से ऊपर हैं। अब विस्तारित अधिगम्य क्रियाकलाप लक्ष्य को देखिए। आप अपने क्षेत्र के संगीतज्ञों से भी मुलाकात कर सकते हैं। वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए। इन यंत्रों के उन भागों के नाम लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करते समय कंपित होते हैं। यदि आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं तो उसे कक्ष में लाइए और दिखलाइए कि आप कैसे इसे बजाते हैं। प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञों और उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए। एक लंबा धागा लीजिए तथा उसके एक सिरे से एक हुक बनाइए। अपने हाथों को अपने कानों पर रखिए और अपने किसी मित्र से इस धागे के लूप को आपके सिरे तथा हाथों के चारों ओर रखने के लिए कहिए। उससे कहिए कि धागे के दूसरे सिरे को कसकर हाथ में पकड़े। अब उससे अपनी उंगलियों तथा अंगूठों को धागों के अनुरूप कसकर चलाने के लिए कहिए। चित्र 13.19। क्या आप गर्जन अथवा गड़गड़ाहट की ध्वनि सुना पाते हैं? अब इस क्रियाकलाप को तब दोहराइए जब कोई अन्य मित्र आप दोनों के पास खड़ा हो। क्या उसे कोई ध्वनि सुनाई देती है? 2 खिलौने टेलीफोन बनाइए। उन्हें चित्र 13.20 की भांति प्रयोग कीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों धागे कसे हुए हों तथा एक दूसरे को छूते रहें। आप में से किसी एक को बोलने दीजिए। क्या अन्य तीनों व्यक्तियों उसे सुन पाते हैं? देखिए कि कितने अन्य मित्रों को आप इस क्रियाकलाप
में एक साथ जोड़ सकते हैं। अपने प्रेक्षण को व्याख्या कीजिए। चित्र 13.20 में दिखाया गया है। अपने अड़ोस पड़ोस में शोर प्रदूषण से स्रोत को पहचानिए। अपने माता पिता, मित्रों तथा पड़ोसियों से विचार विमर्श कीजिए। सुझाइए कि शोर प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करें। एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए तथा इसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। आप निम्न वेबसाइट से संबंधित विषयों पर और अधिक अध्ययन कर सकते हैं। www.physics classroom.com, क्लास sound.tech.htm या हेल्थ हाउस स्टॉपवर्क्स.com हेयरिंग एचटीएम। क्या आप जानते हैं भारत में हैदराबाद के निकट गोलकुंडा नामक एक भव्य किला है। यह बहुत से इंजीनियरी, अभियांत्रिकी एवं वास्तु आर्किटेक्चर अजूबों के लिए प्रसिद्ध है। जल प्रदाय व्यवस्था उनमें से एक अजूबा है, परंतु कदाचित सबसे अधिक आश्चर्यजनक अजूबा किले के निकास द्वार के पास स्थित एक गुंबद है। इस गुंबद के नीचे एक निश्चित बिंदु पर हाथों के तालियों से उत्पन्न ध्वनि अनुगणित गूंजती होती है, जिससे लगभग 1 किलोमीटर दूर किले के शीर्ष बिंदु पर स्थित किसी स्थान पर सुना जा सकता है। इसकी संरचना एक चेतावनी प्रणाली के लिए में की गई थी। यदि कोई सुरक्षा कर्मी किले के बाहर कोई रहस्यमय हलचल देखता था तो गुंबद के अंदर एक निश्चित बिंदु पर तालियां बजाता था तथा किले के भीतर की फौज संभावित खतरे से सतर्क हो जाती थी। गोलकुंडा किला चित्र में दिखाया गया है।